हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमटीएनएल और बीएसएनएल के बारे में, क्योंकि सरकार ने इनकी 6 प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करने के लिए बिड्स मांगी हैं और इसके साथ ही जो नॉन कोर असेट मोनेटाइजेशन है वो शुरू हो गया है। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि एक मिनट, क्या ये जो अगस्त में सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करी थी जिसमें कि 6 लाख करोड़ की असेट को मोनेटाइज करना था, क्या ये उसके अंतर्गत हो रहा है ये ऑक्शन? लेकिन उसमें तो सरकार ने बोला था कि वो लीज पे असेट्स को देंगे, बेचेंगे नहीं। तो क्या अब सरकार का स्टांस चेंज हो गया है? तो हम इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या मामला है। और ये भी बात करेंगे कि क्या एमटीएनएल का शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई कोर असेट्स और नॉन कोर असेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो कोर असेट्स होती है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, स्पोर्ट्स स्टेडियम, पावर ट्रांसमिशन टावर्स, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम टावर्स, वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक सेंटर, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, तो ये सभी होती है कोर असेट्स। इसके अलावा नॉन कोर असेट्स क्या होती है? नॉन कोर असेट्स होती है लैंड पार्सल्स, बिल्डिंग्स। तो जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अगस्त में अनवील्ड की गई थी वो रिलेटेड थी कोर असेट से। इसमें सरकार ने बोला था कि आने वाले 4 साल में ये 6 लाख करोड़ तक की असेट को मोनेटाइज करेंगे जो कि कोर असेट्स होंगी, उसमें नॉन कोर असेट्स इंक्लूडेड नहीं थी। और ये कोर असेट्स भी वो होंगी जो कि अंडर यूटिलाइज्ड है, यानी कि ब्राउन फील्ड असेट्स। इससे सरकार ने बोला था कि 6 लाख करोड़ असेट ये जनरेट करेंगे। और इसमें सरकार ने ये भी बोला था कि इन असेट्स को बेचा नहीं जाएगा, उसकी ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगी, ये लीज पे दी जाएंगी और लीज खत्म होने के बाद इसकी ओनरशिप वापस सरकार के पास आ जाएगी। तो इसमें जो कोर असेट्स आइडेंटिफाइड की गई थी उसमें रोड्स का 27% कंट्रीब्यूशन होना था, जो असेट मोनेटाइजेशन का ओवरऑल 6 लाख करोड़ का टारगेट था। रेलवेज का 25%, पावर ट्रांसमिशन और जनरेशन से 15%, गैस पाइपलाइन से 8%, टेलीकॉम टावर से 6%। इसके अलावा कुछ वेयर हाउसिंग सेंटर थे, एयरपोर्ट्स थे, सी पोर्ट्स थे, कोल एंड मिनरल माइनिंग्स थी और स्पोर्ट्स स्टेडियम थे। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने अपने एक चैनल पे एक वीडियो बनाया था अगस्त में, आप उसे देख सकते हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम से। और मैं इधर कार्ड्स पे भी लगाने की कोशिश करूंगा ताकि आप यहां से उसको एक्सेस कर पाएं। और अब अगर बात की जाए नॉन कोर असेट मोनेटाइजेशन की, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हालांकि इसका अमाउंट उन्होंने कहा है कि ओवर द टाइम इवॉल्व करेगा, अभी कोई अमाउंट नहीं है, बट मोटा मोटी 10,000 करोड़ तक के वो जो लैंड पार्सल है वो इसमें बेचने की कोशिश कर रही है सरकार। तो इसमें जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में है कि भाई सरकार बेचेगी नहीं, लीज पे देगी, ओनरशिप सरकार के पास रहेगी। नॉन कोर असेट मोनेटाइजेशन के केस में ये वैसा नहीं है। इसमें सरकार जो ओनरशिप है उसको भी ट्रांसफर कर देगी। इसमें जैसे कि एयर इंडिया की जो बिल्डिंग्स है उनको सेल करने की कोशिश की जा रही है, और एमटीएनएल और बीएसएनएल की जो प्रॉपर्टीज है वो भी इसी नॉन कोर असेट मोनेटाइजेशन के अंडर आती हैं। तो इससे पहले कि हम लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें, हम ये समझेंगे कि एमटीएनएल और बीएसएनएल करती क्या है। तो एमटीएनएल प्राइमरली दिल्ली और मुंबई में फिक्स्ड लाइन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। और इनकी जो मोबाइल सर्विसेज हैं वो दिल्ली और मुंबई के अलावा जो दिल्ली के आसपास के एरिया हैं जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, वहां पे भी इनकी मोबाइल सर्विसेज हैं। और सिमिलरली जो मुंबई के आसपास के एरिया हैं, जो कि एरिया मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, न्यू मुंबई कॉरपोरेशन और थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं, उसमें भी इनकी मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा अगर भारत से बाहर की बात की जाए तो इनका एक जॉइंट वेंचर है यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड के साथ, जिसके थ्रू ये नेपाल में और अपनी एक 100% सब्सिडरी के थ्रू ये मॉरिशस में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसको 1997 में नवरत्ना का स्टेटस दिया गया था और ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्टेड हैं ही। इसके अलावा इनकी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट है। अब अगर आप समझना चाहते हैं कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, मैंने वहां पे डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो 56% के आसपास का हिस्सा गवर्नमेंट के पास है और बाकी का 43.75% के आसपास का हिस्सा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, फॉरेन इंस्टीट्यूट और रिटेल शेयर होल्डर के पास है।
और अगर आप 1992 यानी कि मिड 90s के आसपास एक्टिव थे तो उस टाइम पे इनकी मोनोपोली होती थी मुंबई और दिल्ली में, लेकिन उसके बाद जब टेलीकॉम सेक्टर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के लिए ओपन किया गया तो इन्होंने अपनी मोनोपोली को लूज किया। और अगर बात की जाए बीएसएनएल की, तो जो काम एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में करता है वही काम बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई के बाहर जो दूसरी सिटी स्टेट्स हैं भारत की वहां पे करता है। और ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये इनमें 100% जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले अगर हम समरी देखें तो 4 प्रॉपर्टीज बीएसएनएल की और 2 प्रॉपर्टी एमटीएनएल की सरकार ने एमएसटीसी पोर्टल पर सेल के लिए डाल दी है। और इसकी जो ऑक्शन है वो दीपम कंडक्ट करेगा। और इसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि बीईएमएल और शिपिंग कॉरपोरेशन जो दूसरे पीएसयूज हैं उनकी भी असेट्स को सेल किया जा सकता है। तो अब अगर हम डिटेल में थोड़ी सी बात करें इस ट्रांजैक्शन की, तो एमटीएनएल और बीएसएनएल को 69,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया गया था थोड़े टाइम पहले, और सरकार ने कोशिश की कि किसी तरह से इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, लेकिन सभी कोशिशें फेल हुई। अभी भी ये लॉस मेकिंग है। हालांकि इनके पास बहुत ही ज्यादा लैंड असेट्स हैं अक्रॉस द कंट्री जिनकी कीमत करोड़ों रुपए की है। और ये सरकार ने आइडेंटिफाई किया था कि इनकी 37,500 करोड़ की जो टोटल असेट्स हैं जिसमें टावर वगैरह भी इंक्लूडेड हैं उसको मोनेटाइज किया जाएगा। और ये जो मोनेटाइजेशन है ये ओवरऑल 69,000 करोड़ का जो रिवाइवल पैकेज था उसका पार्ट है। और अब सरकार ने क्या किया है कि इनकी जो 6 प्रॉपर्टीज है दोनों की मिलाकर उसको सेल के लिए लिस्ट कर दिया है, जिनका की रिजर्व प्राइस रखा गया है 970 करोड़ का। तो बात की जाए बीएसएनएल की, तो इनकी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं ये हैदराबाद, चंडीगढ़, भावनगर और कोलकाता में है, और इनके लिए रिजर्व प्राइस 660 करोड़ रुपए रखा गया है। और वहीं जो एमटीएनएल की 2 असेट्स हैं ये गोरेगांव मुंबई में है, और इनके लिए रिजर्व प्राइस 310 करोड़ रखा गया है। और सरकार उम्मीद कर रही है कि अगले 1.5 महीने के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाएगी। इसके अलावा एमटीएनएल के 20 फ्लैट हैं ओशीवारा में, उनको भी सेल के लिए डाल दिया गया है, और उनका रिजर्व प्राइस 52 लाख से लेकर 1 करोड़ 59 लाख के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ फ्लैट। और जो ई ऑक्शन है एमटीएनएल असेट्स की वो 14 दिसंबर को की जाएगी। तो अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें एमटीएनएल का शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस को देखें इनके शेयर की, तो इन्होंने एक साल में 96% से ज्यादा रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले एक मंथ में इनका शेयर 4.5% से भी ज्यादा नीचे गिरा है, और ये तब है जबकि थर्सडे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन था पिछले वीक का, उसमें इनका शेयर 4% से भी ज्यादा भागा था। और अगर हम इनका 52 वीक हाई देखें तो 24 रुपए 40 पैसे रहा है, और 52 वीक लो 9 रुपीज 35 पैसे। और 5 ईयर का अगर हाई देखें तो 2018 में इनका शेयर 31 रुपए 25 पैसे के हाई को टच किया था। और अगर हम इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो लास्ट क्लोजिंग इनकी 18 रुपीज 75 पे हुई है, यानी कि अपने 52 वीक हाई से ये अच्छा खासा नीचे है, और ये तब है जबकि इनका शेयर थर्सडे को 4.17% भागा है। और अगर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1180 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अदरवाइज इनका वैल्यूएशन और पीयर्स एनालिसिस सेंस नहीं बनाता क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसके अलावा इनका डेट नेगेटिव में है। तो ओवरऑल इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसमें सिर्फ एक अच्छी बात है कि इनके पास जैसे बताया कि मैसिव लैंड असेट्स हैं, और जैसा कि सरकार उनको बेचने की कोशिश कर रही है तो इससे इनको फायदा होगा। तो अगर आप उसमें बिलीव रखते हैं तो किसी भी करेक्शन पे आप इसको ले सकते हैं, शायद ये आने वाले टाइम में जो इसका 52 वीक हाई है उसके आसपास ट्रेड करे। और अगर सब चीजें अच्छी जाती हैं, इनकी असेट्स अच्छे से मोनेटाइज होती हैं, तो ये अपना जो 5 ईयर हाई है 31 रुपए का उसके आसपास भी ये जा सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप एमटीएनएल का शेयर लेना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।